एवरीवन, हमने इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने बातें की थी डेटा लिंक लेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें हमने जीएनबी और लास्ट में सेलेक्टिव रिपीट की बात की थी। ठीक है, इससे पहले हमने बिट स्टफिंग फ्रेम और टॉपिक्स देख लिए थे। अब एक और डेटा लिंक का टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? हमें क्या दिक्कत थी कि अगर हम एक नोड से दूसरे नोड की तरफ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है इसने डेटा ट्रांसफर किया 1101, लेकिन जब ये मीडियम पे जा रहा होगा तो मीडियम में क्या हो सकता है कि कोई नॉइज आ जाए। तो इसके कारण से क्या हो सकता है, वो डेटा के बिट्स को मैनिपुलेट करते हो सकता है इसको रिसीव हो 1001। तो क्या ये मेरा एग्जैक्ट डेटा था? नहीं, हमने डेटा क्या भेजा था, ये इसको रिसीव क्या हुआ ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर जनरेट हुआ तो इसको सही डेटा तो मिला नहीं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ नॉइज हो सकता है या फिर किसी और भी चीज़ की वजह से हो सकता है, जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने न्यूमेरिकल देखना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होंगी। अब एरर डिटेक्शन के लिए कुछ सिंपल की एल्गोरिथम दी गई जिससे ये एरर डिटेक्शन हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पहले आया सिंपल पैरिटी चेक, देन 2D पैरिटी चेक आया, देन CRC आया, देन चेकसम आया। ठीक है, और एरर ये सब क्या थे, एरर डिटेक्ट करने की एल्गोरिथम लाई गई, लेकिन एरर करेक्शन के लिए सिर्फ एक एल्गोरिथम आई जिसको बोलते हैं हम हैमिंग कोड। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल पैरिटी चेक का देखते हैं, एक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर डायरेक्टली हम सबके न्यूमेरिकल देखना शुरू करेंगे। ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक में क्या होता है कि मान लेते हैं अगर यूजर है और एक रिसीवर है। ठीक है, अब इसका कुछ डेटा था 1011। ठीक है, ये डेटा है और सिंपल पैरिटी बिट क्या एक रिडंडेंट बिट इंट्रोड्यूस करती है। वो रिडंडेंट बिट कितने बिट की होती है? 1 बिट की होती है। रिडंडेंट बिट 1 बिट की होती है। ठीक है, और रिसीवर को अब यहाँ पे रिसीव करना है डेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा भेजने से पहले क्या करेंगे, हम इसका एक्सॉर करते हैं। ठीक है, तो रिडंडेंट बिट क्या आएगी, इनका एक्सॉर करो। एक्सॉर क्या होता है? एक्सॉर की अगर टेबल बनाओ तो अगर x और y है, x एक्सॉर y क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर्स बोलते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक्सॉर को एक और नाम से जाना जाता है, जब हम डिजिटल लॉजिक देखेंगे तो हम देखेंगे डिटेल में एक्सॉर को कैसे ऑड तरीके कहते हैं। एक्सॉर को कहा जाता है ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ऑड नंबर ऑफ वंस, क्या ऑड नंबर ऑफ वंस है? नहीं है, तो ये 0। ऑड नंबर ऑफ वंस है, हाँ 1। ऑड नंबर ऑफ वंस है, हाँ 1 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। अब इनका एक्सॉर करो, 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1, ये कितना आया? 1 एक्सॉर 0 किया तो ऑड नंबर ऑफ वंस 1 हुआ, 1 एक्सॉर 1 किया तो इवन नंबर ऑफ 1 हुआ, देन 1 मतलब 1 एक्सॉर 1, एक मिनट, 1 एक्सॉर 0 क्या हुआ आपका? 1 हुआ, देन 1 एक्सॉर 1 क्या हुआ आपका? 0 हुआ, 0 एक्सॉर 1 क्या हुआ? 1 हुआ, तो इसकी रिडंडेंट बिट जो आई 1 आई। डेटा में रिडंडेंट बिट को ऐड कर दिया जाएगा, रिडंडेंट बिट क्या आई? 1 आई। देन ये अब सेंड होगा रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास क्या पहुंचा? 1। मान लो एक बिट इस डेटा में अल्टर हो गई तो कुछ ये पहुंचा, तो अब ये क्या करेगा, रिसीवर एंड पे फिर से क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। इसको बोलते हैं हम सिंड्रोम बिट। कैसे निकलती है, इन सबका एब्जॉर्ब करो, तो 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 1 एक्सॉर 0 1 1 एक्सॉर 0 1 1 एक्सॉर 1 0 0 एक्सॉर 1 1 आया। ठीक है, अब इसको अगर मैं s से रिप्रेजेंट कर दूं तो s की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो अगर s की वैल्यू 1 आई तो हम क्या कहते हैं सिंपल पैरिटी चेक में कि गारंटीड है, एरर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 1 का मतलब होता है एरर एग्जिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिट में एरर आई है। ठीक है, लेकिन अगर सिंड्रोम बिट 0 आ जाती है तो दो पॉसिबिलिटी है, नो एरर और इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज। ठीक है, तब भी हम एरर पता नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ हो जाती ना, मतलब मान लो यहाँ पे 0 पे चेंज हो जाता और ये भी चेंज हो जाता, तो इनका एक्सॉर करते तो क्या आता? 1 एक्सॉर 1 0 0 एक्सॉर 0 0 0 एक्सॉर 1 1 1 एक्सॉर 1 0, तो फिर हम कह सकते थे नो एरर है, या फिर हम एरर ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो हमेशा याद रखना, अगर सिंपल पैरिटी चेक है तो ये सिर्फ 1 बिट पर अप्लाई होता है। आपसे ये थ्योरी में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, आपको दे देगा डेटा, कहेगा इसकी रिडंडेंट बिट बता दो क्या होगी, या फिर आपको दे देगा रिसीवर साइड पे डेटा रिसीव हो रहा है तो बताओ ये तुम्हारा एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अभी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है।
ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, सिंड्रोम बिट कैलकुलेशन और रिडंडेंट बिट कैलकुलेशन। अब आता है 2D पैरिटी चेक। ये क्या था, ये 1 डायमेंशन पे काम करता था। 2D पैरिटी बस 2 डायमेंशन पे काम करने लगेगा। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको 2D पैरिटी चेक समझा देता हूँ। यहाँ पे 2D पैरिटी चेक में क्या होता है, ये 2D डायमेंशन लेगा। फॉर एग्जांपल चेक को एक और नाम से जाना जाता है। अब हम पहले सिंपल पैरिटी चेक हम देख चुके हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट था। अब 2D पैरिटी चेक को एक और नाम से जाना जाता है, LRC। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखें, ये क्या होता है, ये 1D एरे पे होता है और ये 2D एरे के साथ चेक होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, इसको मैं डेटा का नाम दे देता हूँ, D0, D1, D2, D3, D4। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे क्या करते थे, हम 1 डायमेंशनल रिडंडेंट बिट निकालते थे, इसलिए एक रिडंडेंट बिट आती थी। तो अब जब इस तरह का डेटा भेजा जाएगा ना साइड में, तो रिडंडेंट बिट अब रो वाइज भी आ सकती है और कॉलम वाइज भी आ सकती है। तो पहले रो वाइज देखते हैं, तो इनका एक्सॉर करो कितना आएगा, 1 2 3। ऑड नंबर ऑफ वंस मतलब 1, ऑड नंबर ऑफ मतलब 1, इवन नंबर ऑफ वंस मतलब 0, ऑड नंबर ऑफ वंस मतलब 1। ये सब याद रखो। एक्सॉर आपको डायरेक्टली देखना आना चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो 1, इवन नंबर ऑफ वंस है तो 0। ठीक है, ये याद रखो एक्सॉर के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सॉर के लिए, ऑड नंबर ऑफ 1, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट 1, और इवन नंबर ऑफ वंस तो आउटपुट क्या आएगा, 0। ये याद रखो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख लोगे। इसका लिखो 0, ऑड नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस। ये हुआ, ये डेटा था किसके, सेंडर साइड पे। अब मान लो रिसीवर को ये डेटा रिसीव हुआ, रिसीवर को ये डेटा रिसीव हुआ, मान लो इस डेटा पर कुछ चेंज हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो अब वो इससे मैच करेगा। इनका एक्सॉर करो, इनका एक्सॉर करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करो, यहाँ पे रिसीवर साइड पे करोगे तो क्या होगा, अब इनका करके देखोगे तो 1 1 1, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हो गए, इवन नंबर ऑफ वंस हो गए, मतलब यहाँ पे बिट में कोई दिक्कत हुई होगी, रिसीवर ये जान जाएगा। ठीक है, अब वो चेक करेगा, यहाँ पर एक दिक्कत है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ इवन नंबर ऑफ वंस थे तो यहाँ पे सही है 0, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस थे, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे मतलब कोई भी डेटा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस थे 0 है, देन ऑड नंबर ऑफ वंस है, ठीक है 1 है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ वंस है लेकिन यहाँ पे 0 है, मतलब वो समझ जाएगा यहाँ पे दिक्कत है, तो वो देखेगा यहाँ पे और यहाँ पर दिक्कत है, तो वो इस बिट को 1 से 0 कर देगा, या फिर वो समझ जाएगा यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो अगर एक बिट में एरर है तो वो जान गया रिसीवर की एक बिट में एरर है। ठीक है, एक बिट की एरर को डिटेक्ट कर लिया, जो कि हम सिंपल पैरिटी चेक से भी कर पा रहे थे। लेकिन अब इसका एडवांटेज क्या है, अब आपको मैं डायरेक्टली लिख कर दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख कर देता हूँ, अगर 2 बिट एरर होगी तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर अब 2 बिट के मैक्सिमम कितनी पैरिटी बिट अफेक्ट हो सकती हैं और मिनिमम कितनी हो सकती है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कभी बार, तो इनका डायरेक्टली रिजल्ट लिख लो। मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 4 पैरिटी बिट होती हैं और मिनिमम 2। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम पैरिटी बिट कितनी अफेक्ट होंगी, 4, और मिनिमम कितनी होंगी, 2, अगर 2 बिट एरर है। इसी तरह अगर 3 बिट एरर है, ये याद रखना भैया, इससे कभी बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर 3 बिट एरर है, अगर 3 बिट एरर है तो मैक्सिमम और मिनिमम पैरिटी बिट, मैक्सिमम और मिनिमम पैरिटी बिट, मैक्सिमम 6 बिट इफेक्ट होंगी और मिनिमम 2 बिट। तो ये आप डायरेक्टली याद रखना। और ये कहाँ पे फेल होता है, ये 4 बिट की एरर डिटेक्ट नहीं करता, 4 बिट एरर नॉट डिटेक्ट। तो ये आपसे डायरेक्टली थ्योरी में कभी पूछ सकता है गेट, ठीक है, कि ट्रू और फॉल्स जैसा कुछ बना देगा, उसमें पूछ सकता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 बिट पैरिटी चेक का, ये याद रखना। और इसको कभी कभार इस नाम से भी दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 2D पैरिटी स्कीम, यहाँ पे लिख देगा लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सेम नेम है 2D पैरिटी चेक का। देन आता है, अब इस प्रॉब्लम को किसने रिजॉल्व किया, CRC ने रिजॉल्व किया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये क्या होता है, ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्या होता है ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब CRC देखते हैं।
अच्छा, उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सीआरसी देखने से पहले ये 2D पैरिटी चेक का ही न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलेगा, ये गेट 2008 का है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन जाके देख सकते हो 2008 का है। मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं। डेटा ट्रांसफर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ये गेट 2008 का है, आप पूरा क्वेश्चन वहाँ पे जाके देखना। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें से वो सिर्फ लिखे हैं। डेटा ट्रांसमिटेड ऑन द लिंक यूजेस द फॉलोइंग 2D पैरिटी स्कीम। 2D पैरिटी स्कीम को LRC भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी लिखा मिल सकता है आपको। फॉर एरर डिटेक्शन डेटा था 28 बिट का, 28 बिट का डेटा है। अब वो आपको मैट्रिक्स भी बताएगा। 4x7 की है, तो 4x7 देखो, 4x7 7 ये है, मतलब ये पूरा डेटा D जो है तुम्हारा वो पूरा डेटा का काम कर रहा है, ठीक है। और फिर कहता है कॉलम D0 एंड R4, जो आपकी पैरिटी बिट हम डिस्कशन कर रहे थे, वो पैरिटी बिट कौन सी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये दो पैरिटी बिट है। तो अब कहता है टेबल शोज डेटा रिसीवर, ये कौन डेटा किसको मिला है, रिसीवर के एंड पे मिला हुआ है बाय द रिसीवर एंड हैज एन करप्टेड बिट। एन करप्टेड बिट है यहाँ पे। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, कितनी बिट को हम सही करें कि वो डेटा सही हो जाए, ऐसा कुछ पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम पॉसिबल बिट ऑफ एन हो सकती है कि जो करप्टेड हो, या फिर ऐसा कह लो कि उनको सही करें कि डेटा हमारा सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन सी बिट्स करप्टेड हैं। तो पहले देखो, अब इसका क्या करोगे, पूरे का एक्सॉर करोगे। तो 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ वंस, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था पैरिटी बिट में, लेकिन क्या है 1 है, तो मतलब यही यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। इस बिट में कुछ दिक्कत है। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 5 है। ऑड नंबर ऑफ वंस, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे भी कोई दिक्कत है। 1 2 इवन नंबर ऑफ वंस, ये सही है। 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ वंस, ये सही है। देन अब ये चेक करो 1 ऑड नंबर ऑफ वंस, सही है। ऑड नंबर ऑफ वंस सही है। ऑड नंबर ऑफ वंस ये गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था लेकिन 0 है। इवन नंबर ऑफ वंस सही है। इवन नंबर ऑफ वंस सही है। इवन नंबर ऑफ वंस 0 होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है। 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस सही है। अब ये वाला 0 कहाँ से आया होगा, ये भी पैरिटी बिट का 0 होगा, ठीक है। तो पैरिटी बिट ये भी है और पैरिटी बिट ये भी है, लेकिन ये डेटा भी है। तो यहाँ से देखो, इस पैरिटी बिट को अगर चेक करोगे तो 1 2 3 4 है, ठीक है। इस पैरिटी बिट के अकॉर्डिंग क्या है, ये इवन नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। इस पैरिटी बिट के अकॉर्डिंग ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो मतलब यहाँ पे भी दिक्कत है, ठीक है। दोनों से चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी कितने बिट में हमें दिक्कत मिली, 1 2 3 4 5 बिट में दिक्कत मिली, ठीक है। अब डायरेक्टली उठा के इसको 0 से बंद तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है और डेटा कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में तुम एग्जॉर करो, उनकी रिडंडेंट बिट कुछ और आने लगे और यहाँ पे कुछ और आने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 0 और 0, मतलब इस बिट में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग देखो 1 और 1, यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है। अब चेक करो, अगर मैं इस 0 को 1 करता, 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं इस 0 को 1 करता तो यहाँ पे 1 होता, तो 1 2 3 4 क्या होता, 4, तो यहाँ पे हमें 0 चेंज होता। लेकिन अगर हम इस बिट को चेंज करेंगे तो हमें एक बिट ये चेंज करनी पड़ी, एक बिट ये चेंज करनी पड़ी, तो हमें इसी लाइन में 2 बिट को चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो हमें मिनिमम बिट चेंज करनी है। अब देखो, अगर हम इस बिट को चेंज करते, ठीक है, इसको हम क्या करते, 0 कर देते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 0 कर देते तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, फिर भी दिक्कत होती, ठीक है। तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते, तो हम किसको चेंज करेंगे, हम इस बिट को चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करके देखो, अगर इसको 1 से मैंने 0 कर दिया, तो अब देखो, अब चीजें सही है। 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस, ये सही हो गया। 1 2 इवन नंबर ऑफ वंस, ये भी सही हो गया। मतलब इसको एक बिट को सही करने से मैंने रो और कॉलम दोनों को सही कर लिया, ठीक है। इसलिए मैंने इस बिट को चेंज किया, ठीक है। आपको जब भी कोई भी बिट चेंज करोगे ना, तो आपको देखना है कि रो और कॉलम भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए हर बार, ठीक है। इसी तरह अब इस वाले बिट को चेंज करते हैं। अगर मैंने इसको चेंज किया, 1 किया, तो 1 2 3 4 5 6 अभी भी इवन नंबर ऑफ वंस है, मतलब ये 0 तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और यहाँ पे भी अगर 0 है तो यहाँ पे भी 2 1 हो जाएंगे, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। मतलब इसी बिट को चेंज करो यहाँ पे, तो ठीक है। तो आपने सेटिस्फाई कर लिया। अब ये हो सकता है कि कोई पहले ये वाली बिट चेक करे, तो अगर ये वाली बिट आप चेंज करके चेक कर रहे हो तो फिर पहले दोनों को चेक करना, ठीक है, क्या दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन। अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे तो फिर आप किसी और बिट को चेंज करके देखो, ठीक है। अब इस वाली, अब तो हमने पूरा डेटा सही कर लिया, बस ये वाली बिट बची। अब इस वाली बिट को क्या है, इस वाली बिट पे देखो, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। और इधर वाले से आप कितना आ रहा है 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस, और इधर भी ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो दोनों तरफ चेंज करने से अच्छा है इधर ही चेंज कर दें। तो मिनिमम कितनी बिट चेंज हुई,
1, 2 और 3 बिट में आपने काम कर दिया, 3 बिट में आपने डेटा को सही कर लिया रिसीवर एंड पे, मतलब एरर डिटेक्ट कर ली कहाँ पे एरर है। ये कौन सा मेथड था, 2D पैरिटी चेक, सिंपल पैरिटी चेक, ये सब क्या होता है, एरर डिटेक्शन के लिए होते हैं, एरर करेक्शन के लिए नहीं होते। तो आपने एरर डिटेक्ट कर ली, यहाँ एरर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2D पैरिटी स्कीम का, ठीक है। अब हम CRC देखते हैं, CRC का एक क्वेश्चन देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर। हमने सिंपल पैरिटी चेक, 2D पैरिटी चेक देख लिया। अब हम CRC देखते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये क्या होता है, देखो सिंपल पैरिटी चेक कितने बिट को चेक कर पाई थी, 1 बिट को। 2D पैरिटी चेक हम कितने बिट तक चेक कर पाते हैं, 3 बिट तक चेक कर पाते हैं, 4 बिट पर फिर फेल होने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमें ज़्यादा बिट का चेक करना है तो CRC का कॉन्सेप्ट आया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सेंडर यूज डिवाइजर। अब इसमें क्या होता है, सेंडर एक डिवाइजर यूज करता है, पहले डेटा बिट जो होंगी उनको उस डिवाइजर से डिवाइड करेगा, देन रिडंडेंट बिट तब कैलकुलेट करेगा और डेटा वर्ड में या फिर डेटा में उस डिवाइजर को ऐड करेगा, मतलब रिडंडेंट बिट को ऐड करेगा, डिवाइजर को नहीं, रिडंडेंट बिट को ऐड करेगा। देन क्या तैयार होगा, कोड वर्ड तैयार होगा, देन उस कोड वर्ड को भेजेगा रिसीवर के पास, रिसीवर उसको फिर से डिवाइजर से डिवाइड करेगा, देन डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद फिर पता चलेगा कि डेटा क्या है उसमें, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का। तो इसमें याद रखना, डिवाइजर अगर n बिट का है तो रिडंडेंट बिट हमेशा कितने की होगी, n-1 बिट की। ये बात सेंडर को भी पता होगा और रिसीवर को भी पता होगा, ठीक है। तो ये होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, कंसीडर द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। 2021 का लेटेस्ट मतलब आ सकता है ऐसा न्यूमेरिकल। तो अब देखो इसमें डिवाइजर ना आपको पॉलिनोमियल इक्वेशंस में दे देगा, ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं देगा कि बिट्स में दे दिया, आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाता है डिवाइजर अगर ऐसा दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेंड में है, हर साल ऐसा ही आया है, ठीक है, आपको डायरेक्टली कभी भी डिवाइजर नहीं दिया है। तो हम पहले अपना डिवाइजर निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, देखो इसकी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, x³ + x + 1। इनके बीच में जो जो पॉलिनोमियल छूट रहे हैं, क्या क्या छूट रहा है, x³ है तो 1, x की पावर 2 है क्या, नहीं है तो 0, x की पावर 1 है क्या, है, x की पावर 0 है क्या, है, ये x की पावर 0 ही तो लिखा है। तो ये निकला आपका डिवाइजर, ऐसे निकालते हैं। मान लो आपके पास इक्वेशन है x की पावर 5, x की पावर 4 + x की पावर 2 + 1। इसका डिवाइजर निकाल के बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, 5, 1, 4, 1, 3 है क्या, नहीं है, 2 है क्या, है, 1 है क्या, नहीं है, 0 है। तो ये इसका डिवाइजर बन जाएगा। अगर अब इस क्वेश्चन में आपको दिया था कि जो हमारी रिडंडेंट बिट है वो 3 बिट की है, लेकिन मैंने आपको यहाँ लिखा नहीं है, आप खुद देखो। अगर डिवाइजर 4 बिट का है तो रिडंडेंट बिट कितनी होगी, n-1, मतलब 3 बिट की होगी। आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में कल को ना दे। 3 बिट की होगी, जिसको हम लेट कर लेते हैं C0, C1, C2, ऐसा ही कुछ उसने माना था, C0, C1, C2, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपका मैसेज जो सेंडर भेज रहा है वो ये भेज रहा है, ठीक है। तो 1, 1, 0, 0, 0, जितनी रिडंडेंट बिट होती है उतने आप यहाँ पे क्या लगाते हो, 0 लगाते हो, 0, 0, 0 लगा दिया। कितनी रिडंडेंट बिट थी, 3, तो 3 एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लगाए। देन इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइजर से, 1, 0, 1, 1, ठीक है। देन अब इसको डिवाइड करना शुरू करो, 1, 0, 1, 1 से डिवाइड किया तो 0, 1, 0, 1, 1, इनका एक्सॉर करते हैं एक तरह से, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0। देन एक 0 उतारा, फिर से इसको डिवाइड करोगे 1, 0, 1, 1 से, क्या आएगा, 1, 0, 1, 0। देन फिर एक 0 उतारा, ठीक है। अब तक कितने 0 उतार लिए, एक ये वाला उतार लिया, एक ये वाला उतार लिया, ठीक है। देन फिर से करोगे 1, 0, 1, 1 से, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1, 0, 0, 0, ठीक है। देन आप यहाँ पे 0 उतारोगे तो क्या अभी भी इससे डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देन दोबारा एक 0 उतारोगे तो रिडंडेंट बिट क्या आई, 1, 0, 0, और यही आपका आंसर था। कभी बार रिडंडेंट बिट को आपको लिखा मिल जाएगा चेक बिट सीक्वेंस, तो याद रखना, ठीक है। तो इसका जो सेंडर को जो मतलब कोड वर्ड क्या बन रहा है हमारा, कोड वर्ड बनता है डेटा क्या था, 1, 1, 0, 0, 0 एंड प्लस जो आपका डिवाइजर के बाद रिडंडेंट बिट निकली है, क्या निकली, 1, 0, 0।
ठीक है, ये डेटा जाएगा रिसीवर के पास। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का। ठीक है, अब ये भी एक जगह फेल हो जाता है। किस कैसे डेटा में फेल हो जाएगा कि मान लो सारी सिंड्रोम बिट आपकी, मतलब अगर ऐसा कोई रिजल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल 1001 था मेरा, मान लो ऐसा कुछ था, और डेटा में ना लास्ट में सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था, बीच में जाके ये कहीं पे अपीयर हो गया और फिर रिडंडेंट बिट कुछ मान लो इतनी रही होगी। तो यहाँ पर देखो ये पैटर्न वापस से आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा डेटा था रिसीवर साइड पे वो इससे अगर डिवाइड करेगा तो उसको क्या मिलेगा, आंसर में हमेशा 0 मिलेगा। तो इससे ये साबित नहीं हो पाया कि ये डेटा जो मेरे पास करेक्ट आया वो सही आया या गलत आया। ठीक है, तो इस केस में चेक नहीं हो पाता। अगर क्या हो जाए, जो तुम्हारा रिसीवर साइड पे बिट है उसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर से। ठीक है, अगर वो 0 आ जाती है, ठीक है, तो फिर ये साबित नहीं हो पाता कि वो डेटे में कुछ एरर हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक बार इसमें शायद क्वेश्चन आया था डेट पे, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। अभी तक तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसी पे आएगा। ठीक है, लेकिन ये भी आप जानते रहो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा सीआरसी को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सीआरसी का। तो एरर डिटेक्शन में एक और था, सीआरसी तक हमने देख लिया। चेकसम था। चेकसम बेसिकली IPv4 जब नेटवर्क लेयर हम पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द एरर ऑन हेडर। हेडर एक बनता है, उसमें सारी प्रोटोकॉल्स लगाई जाती है। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, हम कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं CN में, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। जब हम IPv4 में पढ़ेंगे ना कि नेटवर्क लेयर में कौन कौन सी हेडर्स में कौन कौन से चेक्स लगाए जाते हैं, उनमें से एक चेक होता है चेकसम। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द एरर ऑन हेडर ऑफ IPv4 पैकेट फॉर्मेट होता है। ये हम कहाँ देखेंगे, हम नेटवर्क लेयर के जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम चेकसम को देखेंगे। अब हम पहले देखते हैं एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट आया है, हैमिंग कोड। ठीक है, रियल लाइफ में ये इंप्लीमेंटेड नहीं है, क्यों नहीं है इंप्लीमेंटेड उसकी भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि देखो एरर करेक्शन के लिए ना इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि भैया देखो अभी तक हम क्या कर पा रहे थे, डिटेक्ट कर पा रहे थे। इन्होंने कहा कि हम इतने नंबर ऑफ बिट्स इसमें ऐड करेंगे कि हम उस एरर को सही भी कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, फाइंड साइज ऑफ रिडंडेंट बिट की साइज कितनी होनी चाहिए हैमिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम इससे निकालते हैं। ठीक है, इसमें m क्या होता है भैया, वो होता है साइज ऑफ डेटा वर्ड। r क्या होता है, साइज ऑफ रिडंडेंट बिट, जो अभी तक हम काम करते आ रहे थे। d होता है नंबर ऑफ बिट्स एरर, कितने बिट में एरर है, दैट शुड बी करेक्टेड, करेक्ट की जा सकती है, ये बताता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें सिंगल बिट करेक्ट करनी है तो r की कितनी जरूरत पड़ेगी, मतलब कोड वर्ड की साइज क्या होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, तो लगाओ m प्लस r d लेस देन और इक्वल टू d प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर r। m क्या है, 4 प्लस r कॉम्बिनेशन d कितनी है, सिंगल बिट है 1 लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर r, और हमें r ही तो काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस r का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल, ये तो आपको खोलना होता है, 4 प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इससे एक कम जाओगे तो इसी का तो फैक्टोरियल मिलेगा, तो वो पूरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4 प्लस r, अच्छा यहाँ पे 1 लिखा, प्लस 1 भी रहेगा। ठीक है, 4 प्लस r, ये तो पूरा इससे कट जाएगा और नीचे 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है, देन ये आया, अब 2 की पावर r है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू r को रखो कि ये लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर r हो, तो अब एक एक वैल्यू मैनुअली हमें चेक करनी पड़ेगी। r की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 4 1 5 6 7 हो जाएगा, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 2, मतलब 4 से कम है क्या, 7 नहीं है, तो मतलब r की वैल्यू बढ़ाते हैं, 3 रखते हैं, 4 3 7 1 8, 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8, हाँ है ना, तो यहाँ पे रिडंडेंट बिट की साइज क्या आई, 3 आई। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं रिडंडेंट बिट कितनी होनी चाहिए। तो कोड वर्ड की साइज, कोड वर्ड कितने का बनेगा, कोड वर्ड बनेगा 4 प्लस 3 मतलब 7 साइज का। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब ये क्यों फेमस नहीं हुआ, इसका ड्रॉबैक ये था कि आपका डेटा मान लो 4 बिट का था, आप 16 बिट की रिडंडेंट बिट बेच रहे हो, तो ये क्या था, आपका डेटा जरा सा है और आप उसके लिए इतना बड़ा रिडंडेंट बिट भेज रहे हो, तो ये क्या था, ओवरहेड था। इसी वजह से रिडंडेंट बिट को इसमें ओवरहेड माना गया, इसलिए ये रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन नहीं की गई। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रहेगा।
अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन मतलब पहले एक बार सेंडर साइड को समझ लेते हैं, रिसीवर साइड को समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आया है वो सेंडर और रिसीवर के टर्म्स में आया हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों एक पर्सपेक्टिव उन दोनों का समझ लेते हैं, देन इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक तो सेंडर साइड में अब इसमें बात देख लिया, इससे हमने रिडंडेंट बिट निकालना सीख लिया। अब सेंडर कैसे रिडंडेंट बिट को ऐड करेगा, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिडंडेंट बिट क्या है, आर हमने मानी है, और 3 बिट के जो हम पहले क्वेश्चन लेकर चले थे उसी को हम मान के चल रहे हैं सिंगल बिट की एरर है, और आर हमारा 3 निकल कर आया है। तो आर को हम लेकर चल रहे हैं R2, R1, R0, ठीक है। जितने का भी होगा आप ऐसे मानते हुए चलोगे। और M को हम लेकर चल रहे हैं, कोई डेटा है मान लो A3, A2, A1, A0, 4 बिट का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमारा कोड वर्ड कितने का है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ डेटा है, ठीक है। देन हाउ टू कैलकुलेटेड द रिडंडेंट बिट। अब रिडंडेंट बिट कैसे कैलकुलेट की जाए, तो उसका पहला स्टेप होता है प्लेस रिडंडेंट बिट एट Ri एट 2i पोजीशन। तो हमने 0 1 2 यही आई है तुम्हारा, तो 2 की पावर 0 R0 यहाँ, 2 की पावर 1 R1 यहाँ, 2 की पावर 2 4 R2 यहाँ। अब ये डेटा बिट कैसे रखी जाए, डेटा कैसे रखा जाए इसमें, तो डेटा तुम एज इट इज जब रिडंडेंट बिट भर लिया इसमें डेटा को आप ऐसे रख दो A3, A2, A1, A0। अब A3 की पोजीशन क्या है 7, ठीक है। अब रिडंडेंट बिट को कितनी थी, 4 पे है, 2 पे है, 1 पे है, तो 7, ये 7 नंबर हम कैसे रिडंडेंट बिट से जनरेट कर सकते हैं, वही बोल रहा है। रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डेटा वर्ड बिट, डेटा वर्ड बिट की जो पोजीशन है क्या है भैया 7 है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रिडंडेंट बिट पोजीशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, A3 7 बिट को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ रिडंडेंट बिट। तो देखो R2 वाला हो जाएगा प्लस R1 वाला प्लस R0 वाला, मिलकर ही तो ये कर पाएंगे, 4 2 6 1 7, ये 7 ही तो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर ये अकेले भी मिलकर तो बना सकता है, मतलब ये 4 हो गया, मतलब 2 को अगर मैं R1 प्लस R1 2 2 4 1 5 6 और ऐसे बना दूं, ये भी तो बन सकता है, लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे नहीं बन सकता, रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो ये इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, ये कैसे आया था, 2 की पावर 2 से आया था, ये 2 की पावर 1 से आया था, और ये 2 की पावर 0 से आया था, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर मैं जनरेट करूं A2 किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, तो किस किस कॉम्बिनेशन से जनरेट हो सकता है ये, तो 6 बनाने के लिए 4 2 6, मतलब R2 चाहिए और R1 का चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 चाहिए प्लस 2 की पावर 1 चाहिए, इससे 6 बन जाएगा। देन A5 किससे बन सकता है, मतलब A1 5 बिट है, किससे बन सकती है, तो 4 1 5, मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 से बन सकता है। इसी तरह A0 किससे बन सकता है, किस पोजीशन पे रखा हुआ है, 3 पोजीशन पे, किससे बन सकता है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, इनसे बन सकता है, ठीक है। ये तो आया आपका कि कितने बिट से बन रहा है। अब आपको रिडंडेंट बिट फाइंड आउट करनी थी, R0 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, वो अब इससे निकलेगी। कैसे निकलेगी, तो ये दोनों स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। तो R0, ठीक है, R0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिडंडेंट बिट कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखो हमने ये सारे लिखे, अब इसमें कहाँ 2 की पावर 0 आ रहा है, A3 में आ रहा है, एक तो आ रहा है, दूसरा कहाँ आ रहा है, A1 में आ रहा है और A0 में आ रहा है, तो A3 XOR A1 XOR A0, ये हुई पहली रिडंडेंट बिट की वैल्यू R0 पे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो वहां हम रखेंगे, ठीक है। R1 2 की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखो कहां कहां 1 आया है, A3 में 1 आया है, दूसरा A2 में 1 आया है, तीसरा A0 में 1 आया है, ये हो गया। और तीसरी रिडंडेंट बिट क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कहां कहां है, A3 में आया है और कहां आया है, A2 में आया है और A1 में आया है, तो ये आ गई आपकी रिडंडेंट बिट, ठीक है। तो ये मैंने A के टर्म्स में सॉल्व किया, कल को आपको ये 1 1 0 1 ऐसे समथिंग में दे देगा,
ठीक है, तो आपको अब याद रखना है रिडंडेंट बिट कैसे निकलती है। ठीक है, पहला स्टेप रिडंडेंट बिट की पोजीशन लिख दो और फिर डेटा वर्ड को एज इट इज डाल दो उसमें। ठीक है, फिर डेटा वर्ड के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख लो उनको 2 की पावर 2 की फॉर्म में, देन इन एक एक बिट को कैलकुलेट करने का तरीका है। सेंडर साइड पे रिडंडेंट बिट निकल जाएगी, देन कोड वर्ड है आपके पास, रिडंडेंट बिट निकल गई, कोड वर्ड और रिडंडेंट बिट निकाल के भेज दो। अब हम देखते हैं रिसीवर कैसे इसको टैगल करेगा। ठीक है, अब रिसीवर एंड पे क्या उसको मिलेगा, उसको मिलेगा हर एक डेटा वर्ड के पूरे इसके साथ ये मिलेंगे और साथ में रिडंडेंट बिट मिलेगी। ठीक है, तो अब जितनी क्या होगी आपकी रिडंडेंट बिट होगी उतने ही सिंड्रोम बिट्स भी होंगे। ठीक है, ये हमने सिंगल पैरिटी बिट में सिंड्रोम बिट पढ़ता है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, सिंड्रोम बिट कैलकुलेट करेगा, S0 S1 S2। ठीक है, अब R0 किससे मिलकर बना था, A3 A1 A0 से मिलकर बना। तो पहले सिंड्रोम बिट के क्या होगा, R0 प्लस एक्सॉर A3 एक्सॉर A1 एक्सॉर A0। S2 किससे निकलेगा, इस वाले में R1 ऐड करेंगे, R1 एक्सॉर A3 एक्सॉर A2 एक्सॉर A0। देन S2 वाला सिंड्रोम बिट किससे मिलेगा, R2 एक्सॉर A3 एक्सॉर A2 एक्सॉर A1। अब इसमें डिफरेंट केस होंगे। पहला केस देखते हैं, अगर सारी सिंड्रोम बिट 0 आ गई, केस फर्स्ट, अगर S1 S2 S3 ऑल आर जीरोस, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, नो एरर। रिसीवर साइड कहेगा नो एरर। ठीक है, ये बात याद रखना। केस 2, अगर S1 S2 S3 है, ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने कर दी थी यहाँ पे, S0 S1 S2 माना है ना, तो S0 S1 S2 कर लो इसको। ठीक है, S0 S1 S2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S0 क्या आया, 0 0 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि S2 वाली जो सिंड्रोम बिट है वहां पे कोई दिक्कत हो रही है, बाकी तो दोनों 0 दे रहे हैं, ये दोनों मतलब करेक्ट है, लेकिन ये वाली करेक्ट नहीं है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करें तो इनमें से कौन सी बिट गलत है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। देखो A3 को पहले देखते हैं। अगर हम A3 अगर कहीं गलत होती, मतलब डेटा में चेंज हुआ होता, तो S1 और S0 दोनों में चेंज हुआ होता, तब ये तीनों ही 1 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ S2 चेंज हुआ। अगर A2 चेंज होता तो S1 भी चेंज होता और S2 भी चेंज होता, लेकिन क्या S1 और S2 दोनों चेंज हुए, नहीं हुए, सिर्फ कौन हुआ, S2 ही हुआ। अगर A1 में चेंज होता तो S0 और S2 दोनों चेंज होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं R2 में ही एरर है। तो ये क्या बनता है, R2 अफेक्टेड, R2 में अफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह केस 3 क्या बन सकता है, S0 S1 S2 अगर 0 1 0 हो गया मानो, तो अब इसमें कैसे चेक करोगे, 1 कौन हुआ, S1 वाला। S1 वाले में अब सबको देखो, अगर A3 होता तो फिर सबको होना पड़ता, A2 होता तो 2 को होना पड़ता, A0 होता तो इन दोनों को होना पड़ता, तो मतलब यहाँ पर भी R1 इफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, 1 वाले केसेस में R वाले ज्यादातर इफेक्ट हुए होंगे। अब कुछ और केसेस देख लेते हैं। मान लो अगर S0 S1 S2 है और दोनों ही 1 1 1, तीनों ही 1 1 आ रहे हैं, तो अब कौन इफेक्ट हुआ होगा, तो तीनों में कॉमन कौन है, A3 है, तो मतलब गारंटी है यहाँ पे A3 इफेक्ट हुआ होगा। इसको चेंज कर दो तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने करेक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस रिजल्ट से कहाँ पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तब आप ये निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा रिसीवर एंड का प्रोसेस था। तो हमने सेंडर एंड पे देखा कैसे बिट निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। पहला प्रोसीजर था कि 2 की पावर i करके सारे रिडंडेंट बिट को बैठा लो, फिर कोड वर्ड को बैठा लो। ठीक है, देन उसके बाद उनको 2 की पावर 0 में लिख दो कोड वर्ड को, देन रिडंडेंट बिट कैलकुलेट कर लो। रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करने पे रिसीवर एंड पे सिंड्रोम बिट निकालो और सिंड्रोम बिट पे विथ चेक लगा दो। ठीक है, इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रखा है गेट में, वो हम देख लेते हैं। हमारा ये भी हैमिंग कोड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हैमिंग कोड का फॉर्मूला देख लिया और सेंडर साइड और रिसीवर साइड पे कैसे काम होता है वो देख लिया, और उसी पे बेस क्वेश्चन आपके पास आएगा इस टाइप का। ठीक है, ये 2021 गेट का क्वेश्चन आया हुआ है। एज्यूम दैट अ 12 बिट हैमिंग कोड वर्ड, कितने बिट का है, 12 बिट का है, कोड वर्ड है। कोड वर्ड क्या होता था, डेटा वर्ड प्लस
क्या था, रिडंडेंट बिट नहीं, कोड वर्ड प्लस जो हम उसमें बिट ऐड ऑन कर देते हैं। मतलब कोड वर्ड क्या होता है आपका, डेटा वर्ड प्लस बिट, ये हम कैलकुलेट करते थे। तो ये कितना है, 12 बिट का है, ठीक है। आगे क्या कहता है, 8 बिट डेटा है एंड 4 चेक बिट्स है, मतलब यही रिडंडेंट बिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये है 4 चेक बिट है, मतलब रिडंडेंट बिट 4 है, मतलब मान सकते हैं R3 R2 R1 R0, ठीक है। इसमें C करके दे रखा है तो C भी मान सकते हैं, ठीक है, जैसे ये दे रखा है। तो इसमें पहले ही आपको दे दिया है, जो इसका कॉम्बिनेशन है वो आपको सीधा सीधा बना के दे दिया, मतलब आपको पहला स्टेप और दूसरे स्टेप से आप बच गए। अब सीधा आप क्या निकालोगे, डेटा निकालोगे। तो यहाँ पे D8 है, D7 है, D6 है, D5 है, C8 है, D4 है, D3 है, D2 है, C4 है, D1 है, C2 है और C1 है, ठीक है। ऐसा कुछ है। ये क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे अब हमें सीधे क्या निकालना है, रिडंडेंट बिट निकालनी है। C8 C4 C2 C1 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पूछा हुआ है, वेयर द डेटा बिट्स एंड चेक बिट्स आर गिवन द फॉलोइंग बिट्स, ये बिट्स दे रखे हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y का कॉम्बिनेशन बताना है। तो x y का कॉम्बिनेशन हम कैसे बताएंगे, हमें तो ये पूरा दे रखा है। अब हमें कहाँ पे निकालना पड़ेगा, हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी इनके कॉम्बिनेशन से। तो हमें रिडंडेंट बिट मिल जाएगी, रिडंडेंट बिट को फिर हम रिसीवर साइड पे भेजेंगे, ठीक है। और वहाँ से जब हम सिंड्रोम बिट की कैलकुलेशन करेंगे तब हमें x और y मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से निकालें कि D8 किस पोजीशन पे, 12, तो इनके कॉम्बिनेशन से देखो 12, इसके 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 और इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 8 4 12, मतलब 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, इससे लिखा जाएगा। D7 इसी तरह लिखोगे, कितने पर है, 11 पर, तो 2 की पावर 11 बनाना है। तो 8 2 10 1 11, C की पावर 3 प्लस C की पावर 1 0। इसी तरह D6 किस पोजीशन पे, 10। ये मैंने आपको लिखा, सेंटर साइड पे जो हम काम कर रहे थे वही कर रहे हैं, सारे D निकालने। क्यों निकाल रहे हैं ये, क्योंकि हमें निकालना है ये रिडंडेंट बिट क्या होंगी हमारी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 2 की पावर 3 प्लस 8 9 10 2 की पावर 1, D5 9 है। तो आप अपने कॉम्बिनेशन खुद बना सकते हो। आपको पता है हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 3 और लोएस्ट है 2 की पावर 1, तो 9 का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0। D पे क्या है, D4 पे क्या है आपकी, 8 पर क्या है आपकी, रिडंडेंट बिट है। तो वहां पे क्या निकालना है, डेटा नहीं निकालना। तो फिर किस पे निकालोगे, D4 पे, कितने पर है ये, 7 पे, तो 2 की पावर 2 4 और फिर D की पावर D3 है कितने पर, 6 पर, और D2 है कितने पर, 5 पर, और D1 कितने पर है, D1 है आपका 3 पर। तो इनको लिखो, कितना आएगा ये आएगा आपका ये आ गए, ये सारे आपके D आ गए। अब हम एक करके रिडंडेंट बिट लिखेंगे। तो सबसे पहले C8 क्या है, 2 की पावर, ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3, जहां जहां 2 की पावर 3 है तो D8 प्लस, मतलब एग्जॉर्ट किसके साथ, और 2 की पावर 3 का है, D7 पे है। उसके बाद कहाँ पे है, 2 की पावर 3 D6 पे है। उसके बाद कहाँ पे है, 2 की पावर 3 D5 पे है। फिर और कहीं है, नहीं है, तो ये C8 हुआ। उसके बाद C कहाँ पे है, C4 निकालो। देखो C4 है, 2 की पावर 2 चेक करो कहाँ पे है, D8 पे है एग्जॉर्ट 2 की पावर 2। उसके बाद आपकी है
D4 पे, फिर D D D4 पे, फिर D3 पे है, और फिर कहाँ पे है 2 की पावर 2 D2 पे है, ये हो गया। फिर C2 निकालो, C2 मतलब 2 की पावर 1 कहाँ पे है, तो D7 पे है एक्सॉर, और कहाँ पे D6 पे है एक्सॉर, 2 की पावर 1, D4 पे है एक्सॉर, 2 की पावर 1 D3 पे है, और D1 पे भी है एक्सॉर D1। ये क्या हो गया आपका C2 हो गया। अब इसी तरह C1 मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कहाँ पे है D7 पे है एक्सॉर, 2 की पावर 0 D7 पे है, फिर D5 पे है एक्सॉर, उसके बाद D4 पे है, D2 पे है, और D1 पे है, D4 पे है, D2 पे है, और D1 पे है। ये सारी कैलकुलेशन किसकी होगी आपकी रिडंडेंट बिट की होगी। ठीक है, अब हमारे पास डेटा पड़ा है, D का भी पड़ा है और C का भी पड़ा हुआ है, तो अभी अब जब ये सिंड्रोम बिट में कैलकुलेट होंगी तो अब क्या होंगी वो देखते हैं। अब इनका सिंड्रोम बिट, अब मतलब रिसीवर साइड पे क्या रिसीव हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, उससे तो हमें जो कैलकुलेट, ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब हमें सीधा रिसीवर साइड पे देखना है सिंड्रोम बिट क्या जाएगी, उसी से ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी बस। ठीक है, अब देखते हैं सिंड्रोम बिट। अब सिंड्रोम बिट लिखो, तो पहले कितनी है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी S0, S1, S2 और S3 बनेंगी। S0 पे क्या जाएगा C8 एक्सॉर, D8 D7 D8 D7 एक्सॉर, D6 और D5 D6 एक्सॉर D5, यही तो होगा रिसीवर साइड पे। ठीक है, इसी तरह S1 कैसे लिखोगे C4 एक्सॉर, D8 D4 D3 D2 D8 D4 D3 और D2। इसी तरह S2 क्या रहेगा C2 एक्सॉर D7 D6 देन D4 D3 D1 D4 D3 D1। ठीक है, देन D7 C1 के साथ क्या जाएगा C1 एक्सॉर D7 D5 D4 D7 D5 D4 D2 और D1 D2 और D1, ये जाती है वैल्यूज। अब देखो क्या कहा था ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर द डेटा बिट एंड चेक बिट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स, ये दिया हुआ था। अब अगर करेक्ट डेटा गया है तो आउटपुट क्या होता था हमारा, हमेशा सारी सिंड्रोम बिट्स क्या होंगी 0 होंगी, ये हमें पता था। और हमें क्या कह रहा है, हमें वेयर द डेटा बिट्स एंड चेक बिट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें करेक्ट वैल्यू बतानी थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा मुझे लग रहा है। मतलब आप देख लीजिएगा 2021 में करेक्ट बिट पूछा था x y की क्या रख दो कि वो आंसर आ जाए। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, डेटा यही था प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखें x और y की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये सिंड्रोम बिट सारी 0 हो, तभी तो हम कहेंगे ये करेक्ट डेटा आया है हमारे पास, अदरवाइज उसमें एरर होगी। ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट क्या है S1 मतलब S0 S1 S2 S3 सारे क्या चाहिए हमें 0 चाहिए। तो अब देखो इनके हमारे पास वैल्यू है, क्या है C8 क्या है हमारा y है, D8 क्या है 1 है, D7 क्या है 1 है, D6 क्या है 0 है, D5 क्या है x है। ठीक है, ये हुई पहला डेटा। इस वाले को देखोगे तो C4 क्या है हमारा 0 है, D8 क्या है y है, D4 क्या है 0 है, और D3 क्या है 1 है, और D2 क्या है 0 है। इस वाले में चेक करो C2 क्या है हमारा C2 है 1, D7 क्या है D7 है हमारा 1, D6 क्या है 0, D4 क्या है 0, D3 क्या है 1 और D1 क्या है 1। यहाँ पे चेक करो C1 क्या है 0, D7 क्या है 1, D5 क्या है x, D4 क्या है 0, D2 क्या है 0 और D1 क्या है हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो
ये 1 1 1 1, तो S2 की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर y प्रेजेंट है और यहाँ पर x प्रेजेंट है, ठीक है। अगर S3 की बात करें तो 1 1, ये दोनों 1 है और हमें 0 चाहिए। अगर ये 1 हो जाता है x, तो क्या ये 0 होता कभी? नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन का भी हेल्प लेना पड़ेगा थोड़ी सी। तो यहाँ पर गारंटी क्या है? x 0 होगा। अब x और कहाँ पे आया है, वहां पे भी हम इसको x को 0 रख के देखेंगे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं, ठीक है। और y का अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है और d2 d4 d3 d2 1 है और d8 मेरा 1 था, यहाँ y नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, S1 भी सही है, S1 की भी 0 आ रही है। अब बस बताइए, अगर यहाँ पे मैं x को यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे कंसीडर 0 करते हैं, अगर ऑप्शन में यहाँ पे y अगर 0 रख दूँ तो S0 भी 0 हो रहा है, ठीक है। और तो हम y की कोई वैल्यू रख नहीं सकते, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है 0 0 है। तो अब आपको ऑप्शन क्या दिया था उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ऑप्शन से भी खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 0,0 पे आएगा। x और y को आप 0 0 रख दो तो ये गारंटीड है कि जो भी डेटा भेजा गया है वो सही उसको रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैमिंग डिस्टेंस सॉल्व करनी पड़ेगी, ये प्रोसीजर करना पड़ेगा और ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये पूरा इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हैमिंग डिस्टेंस निकालने का, कभी कभार पूछ ले सकता है, बहुत इजी चीजें अगर आ गई तो। आपको हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ C1 और C2 का निकालना है। तो C1 आपको कुछ दिया था 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ दिया था, और C2 दे रखा है 1 0 1 1 1। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का बस XOR करना है। तो कितना आएगा XOR? 0 0 1 1 1। उसके बाद काउंट करना है नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो कितने हैं? 3। तो हैमिंग डिस्टेंस इसकी क्या होगी? 3, ठीक है। इस तरीके से हैमिंग डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ये था हैमिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और आए थे, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट मान करके रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो इसको वो बना देगा। टू डिटेक्ट एस बिट एरर, अगर डिटेक्ट करना है सिर्फ कितनी एस बिट एरर कितनी डिटेक्ट की जा सकती है, तो कितनी हो सकती है? D इज इक्वल टू S प्लस 1, ठीक है। S बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए कितनी मिनिमम चाहिए डिस्टेंस, तो कितनी होती है? S प्लस 1 होती है। S बिट एरर के लिए D मिनिमम क्या आता है? S प्लस 1 आता है मिनिमम डिस्टेंस, और D मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स एरर दैट कैन बी करेक्टेड, कितनी मैक्सिमम करेक्ट की जा सकती है, वो कितनी आती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2S प्लस 1 के बराबर। तो ये दो फॉर्मूला और आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली अप्लाई करने को मिल सकता है। आपको दे देगा S बिट है तो D मिनिमम बता दो कितना होगा, तो सीधा आप प्लस करके लिख दोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स एरर कैन बी करेक्टेड, आपको S गिवन दे देगा तो D मिनिमम पूछ लेगा कितना हो सकता है, तो ये दे सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ तक का हमने पढ़ लिया, ये पूरा एरर कंट्रोल मैकेनिज्म थी जो हमने पढ़ ली, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से देखा है, इन डिटेल जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो सबको एक एक करके बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट।